नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन एवं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन एवं हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पूरा हमारा जो आज का वीडियो है पूरे 90 अंक का है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक है। तो फ्रेंड्स, अगर कक्षा में अपन को कक्ष में शिक्षार्थी विद्यार्थियों को अगर अपन को एकाग्र करने में क्या चीज़ सहायक होती है, व्यक्ति कारक क्या सहायक होती है, तो फ्रेंड्स वो होती है, क्या होती है, तो वो होती है शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। अगर अपन शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास करेंगे तो जो है कक्ष में शिक्षार्थी को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक है, तो वो क्या है, वह है जिज्ञासा का विकास। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। तो फ्रेंड्स, कौन सा व्यवहार उत्तम है, बालक के व्यवहार के निर्धारण के समय, मतलब व्यवहार अपन को उनका उसके में निर्माण करना है, तो इसके संदर्भ में कौन सा व्यवहार जो है वह उत्तम होगा। जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है अगर अपन को निर्धारण करना है बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर ए जो कथन है वह बिल्कुल करेक्ट है, तो उत्तम है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कितने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की जो है अवधारणा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है, तो वह कौन थे। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है हमारा कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने। तो फ्रेंड्स, किसने की थी, तो फ्रेंड्स वह कोहलबर्ग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता रहना चाहिए कि एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किस चीज पर अध्यापक को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, तो फ्रेंड्स सभी को समान रूप से, जो पिछड़ा बालक हो, सामान्य बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, सभी को समान रूप से जो है एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षक के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में, अगर अपन बाल केंद्रित शिक्षा के में बोले तो सबसे अधिक महत्व किस चीज को देंगे, तो फ्रेंड्स इसमें हम सबसे अधिक महत्व देंगे शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, इस चीज पर जो है हमको सर्वाधिक महत्व देना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। तो फ्रेंड्स, किसी बालक में अगर अपन को व्यवहार उत्पन्न करवाना है तो वह कारक है, तो वह कारक कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स वह जो कारक उसे हम कहते हैं चिंतन के साथ सतर्क रूप से समायोजन करना। मतलब अगर वो चिंतन करना है उसके साथ सतर्क रूप से समायोजन करना ही किसी भी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, मीरा का अपनी शैलियों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है, आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि मीरा का अपनी शैलियों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है, व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, दोनों समायोजन जो है वह सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि उनके में जो है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स, उसमें कारण हो सकता है कि मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है, जो मीरा की जो भाषा है या उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वह बहुत आकर्षक है, इसलिए जो है वह उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक संयोजन में सबसे श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। तो फ्रेंड्स, कम करने का उपयुक्त उपाय नहीं है पूछा है, अपन को नहीं में देखना है। तो अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, दूसरा है छात्राओं को छात्रों के समान के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, तीसरा है छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए, चौथा है छात्र छात्राओं को 2 वर्गों में बांटकर उन्हें सामाजिक उद्देश्यों की अनुकूलन शिक्षा प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को अगर कम करना है तो कौन सा उपयुक्त उपाय नहीं में है, तो वह कौन सा उपाय नहीं है कि ऑप्शन नंबर डी नहीं है, छात्र छात्राओं को 2 वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों की अनुकूलन शिक्षा प्राप्त करना, यह जो है वह लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। ये जो तीनों है ये उपाय है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आएगा।
9वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है। तो फ्रेंड्स व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण किसने माना है। तो फ्रेंड्स वह किसने माना है, तो वह मन। किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है, तो किसने माना है, तो वह मन ने माना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तय किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे ही हम विद्यालय आधारित आकलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी जरूर कर दीजिए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम, निबंधनात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स किस क्षमता का निबंधात्मक प्रश्न है उसमें किस क्षमता का आकलन जो है वह संभव नहीं होता है, तो वह शिक्षार्थी का भाषण कौशल। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनसे हम शिक्षार्थी का जो भाषण कौशल का जो है आकलन जो है क्षमता का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के बालक की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या कदम उठाने चाहिए, तो फ्रेंड्स इनके लिए ये सभी कदम जो है उठाने चाहिए। पहला तो है अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना चाहिए। सेकंड है बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना चाहिए। तीसरा है विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार ही करना है तो हमें ये सभी कदम उठाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड्स दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। कौन, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वह असत्य है इस सामग्री के संदर्भ में। तो वह कौन सा ऑप्शन है, तो वह है इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में, यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि हम इन सामग्री को जो है कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो किया जा सकता बोल रहा है, इसलिए जो है इस सामग्री के संदर्भ में यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, तो वह बालक है। तो फ्रेंड्स वह बालक में क्या चीज है, तो फ्रेंड्स वह बालक एक प्रकार का पिछड़ा बालक है, इसलिए जो है वह कक्षा में जो है 1-2 सप्ताह में 2-3 बार भाग जाता है। तो वह क्या, वह बालक है, तो वह पिछड़ा बालक है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन की बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है। फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है कि बालकों में जो सोचने की योग्यता होती है वह सफल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल ऑफिशियली बालक में जो सोचता है वह उसके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है। फ्रेंड्स यह मत जो है वह क्रो मनोवैज्ञानिक का है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया, अंतर्दृष्टि का जो द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो वह गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है वह अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम के अध्ययन हेतु, अगर अपन को अधिगम का अध्ययन करना है हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का उपयोग किया। तो फ्रेंड्स अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का उपयोग किया। तो फ्रेंड्स किसने दिया था क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का उपयोग किसने किया था अधिगम के अध्ययन हेतु, तो फ्रेंड्स वह मनोवैज्ञानिक थे, स्किनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप क्या करेंगे। फ्रेंड्स जब कोई बच्चा है उसके ऊपर समस्या आई तो वह स्वयं हल कर लेता है, अपनी समस्या को स्वयं हल कर लेता है, तब आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स उसे क्या करेंगे, तब बच्चे को जो है हम पुरस्कृत करेंगे कि तुमने अपनी समस्या का हल कर लिया, इसलिए उसे हम पुरस्कृत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो फ्रेंड्स वह कौन सा सिद्धांत होता है, तो फ्रेंड्स वह जो सिद्धांत होता है वह होता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है, तो वह प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत होता है वह दिशा प्रदान करता है, सहायता करता है शिक्षकों की। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है कि संवेग जो होती है व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक का है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 21वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षणों को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फ्रेंड्स
एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो फ्रेंड्स क्यों मानते हैं? क्योंकि बच्चे के सामाजिकरण में सहायक है, इसलिए सामाजिक शिक्षण को हम महत्व मानते हैं, क्योंकि वो जो है सामाजिक शिक्षण वो बच्चे के सामाजिकरण में सहायक है, तो इसलिए जो है हम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स अगर अपन को कक्षा में किसी भी बच्चे को, सभी विद्यार्थी को ईमानदारी की शिक्षा प्रदान करना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स उसके लिए हम ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। तो जिससे ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे तो जो ईमानदार नहीं है वो बच्चे भी उसी राह में चलने लग जाएंगे। अगर पुरस्कार मिलेगा तो वो भी सोचेंगे कि हम भी ईमानदार बनेंगे तो हमको भी पुरस्कार मिलेगा, इसलिए जो है ईमानदार बच्चों को हम पुरस्कृत करेंगे। 23वां क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? फ्रेंड्स पुनर्बलन सिद्धांत जो है मानव विकास के संबंध में किसने प्रतिपादित किया था? तो वह डोनाल्ड और मिलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द का परिभाषित किया था? आईक्यू को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो फ्रेंड्स किसने किया था? तो वह स्टर्न मनोवैज्ञानिक ने किया था। बुद्धिलब्धि को परिभाषित किया था तो किसने किया था? तो वह स्टर्न मनोवैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25 क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की के अनुसार बोल रहे हैं कि खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित जो है नहीं करता है। तो किस रूप में नहीं करता? तो वह है खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स यह जो है खेल जो है खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, तो इस रूप से जो है वह खेल जो है बालक के विकास में प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सामाजिक समायोजन का बोल रहा है कि कठिन काल कहा जाता है। तो किस अवस्था को सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वह है पूर्व किशोर अवस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में जो है सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन की समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है? तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा जो है वह सामान्य और अधिगम असक्षम शिक्षार्थियों को जो है वह सम्मिलित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है पढ़ने की अक्षमता कहलाती है? तो फ्रेंड्स पढ़ने की अक्षमता हम उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? तो फ्रेंड्स वह अवस्था कौन सी होती है जब बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? वह अवस्था कौन सी होती है? तो वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें जो है वह तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? तो फ्रेंड्स विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर बोल रहे हैं, मतलब 1 से 5 तक के बच्चों में जो सीखने की संबंधित समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है? तो वह है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम जो है वह सबसे बेहतर तरीका इसे मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखेंगे फ्रेंड्स दमदार पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं? फ्रेंड्स बोल रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य जो है वह सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स कौन से सम्मिलित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे 4 राज्य हैं यह भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है यह राज्य सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि गंगा नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स आप सभी को लगभग पता होगा कि गंगा नदी जो है वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स भारत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। भारत में उस नदी को किस नाम से जानी जाती है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो फ्रेंड्स कौन सी नदी है? पहला ऑप्शन है ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। तो फ्रेंड्स कौन सी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो वह है सुवर्णरेखा जो नदी है, वह सुवर्णरेखा जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में नदी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स वह है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो वह गंगोत्री ग्लेशियर, यह भी जो है वह गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? फ्रेंड्स प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है तो वह है कैक्टस। कैक्टस जो है वह प्रदेशों में पाई जाती है प्राकृतिक वनस्पति के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सेकंड है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तीसरा ऑप्शन है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। चौथा है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो फ्रेंड्स अपन को ओक के बारे में किस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं, पहला कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा और थर्ड कौन सा आएगा? फ्रेंड्स आठवां का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए बी सी। ये जो है रेगिस्तानी अगर रेगिस्तानी ओक के बारे में अपन को अध्ययन करना है तो ये 3 चीज का अध्ययन हमें करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताए थे यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह पेड़ जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो फ्रेंड्स सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है? तो वह है सहतूत। सहतूत पेड़ जो होता है वह सदाबहार पेड़ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, कटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था इस क्वेश्चन को कि कटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो फ्रेंड्स कटीली झाड़ियां जो है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से कौन सा क्षेत्र भारत का ढका हुआ है? तो फ्रेंड्स वह क्षेत्र जो है वह पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वह भारत का क्षेत्र है जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो फ्रेंड्स भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन है? तो फ्रेंड्स वह है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो वह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो अपन को क्लिक करना है मध्य प्रदेश में। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स मैंग्रोव वन का क्षेत्र सबसे अधिक है, किस राज्य में है? तो वह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में जो है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्कटिक होते हैं? आर्कटिक होते हैं तो कौन से राज्य में होते हैं सबसे अधिकतम? तो फ्रेंड्स वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है उसमें अधिकतम संख्या में आर्कटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है कि कहां पर भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो फ्रेंड्स वह कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स वह स्थान कौन सा है? देवप्रयाग। देवप्रयाग जो स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी मिलने से गंगा बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो फ्रेंड्स वह है गोमुख। कहां उद्गम स्थल है? तो वह है गोमुख। गोमुख जो है भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है तो वह गोमुख है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय नदी पूछ रहा है कि कौन सी है, तो वह है गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो वह इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे बड़ी नदी जो है सिंचाई वाली नहर है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
20वां क्वेश्चन है WWF से आशय है। तो फ्रेंड्स WWF से आशय जो सभी को पता है, तो उसका आता है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, जो है WWF का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह चीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो फ्रेंड्स किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो एक दो बार हम ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता है तो कौन है? तो वह सुंदरलाल बहुगुणा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24 क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो कब हुई भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत? तो फ्रेंड्स वह 1973 में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25 क्वेश्चन है किसी जगह के फ्लोर और फना सूचित करता है। तो फ्रेंड्स फ्लोर और फना सूचित करता है तो किस चीज का? तो फ्रेंड्स फ्लोर और फना समझ जाइए किस चीज को, तो वह पेड़ पौधे और जंतुओं को जो है वह सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो फ्रेंड्स इसका सेकंड जो है सुंदरलाल बहुगुणा अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो वह राज्य का संबंध जो है उत्तराखंड से है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो फ्रेंड्स इसी इन सभी चीजों का संरक्षण होता है, उसके लिए प्रतिपादी जो प्रयुक्त पद है वह कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स वह होता है स्वस्थानीय संरक्षण। इन सभी को जो संरक्षण प्रदान करते हैं उसे हम प्रतिपादित जो प्रयुक्त पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। 29 क्वेश्चन है कि समुद्रिक कक्षाओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीपीय के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कक्ष में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक संख्या किस कक्ष समुद्री प्रजातियों की है? तो फ्रेंड्स वह है अलिव रिडले जिसकी सबसे अधिक जो संख्या पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वन्य जीवों की संरक्षण हेतु जो संस्था है वह IUCN है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एवं अगर आप तक को अभी तक का क्वेश्चन जो पसंद आ रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह हिंदी पेडागोजी। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी पेडागोजी। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का मूल आधार होता है। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्रस्तावना का जो मूल आधार होता है वह पूर्व ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे उदाहरण विधि के नाम से जो है अन्य नाम, आगमन विधि का अन्य नाम क्या है? उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो फ्रेंड्स प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वह गद्य शिक्षण विधि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। तो फ्रेंड्स निम्न में से क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष कौन सा होता है निम्न में से? तो फ्रेंड्स वह कौन सा दोष है जो भाषा प्रदर्शन विधि का दोष है? तो वह है निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, यह जो है भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? फ्रेंड्स माध्यमिक कक्षाओं में 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको व्याकरण में कौन सा रूप जो है सिखाया जाए? तो व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान का जो व्याकरण होता है वह सिखाया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो फ्रेंड्स भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में
किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो फ्रेंड्स किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो वह लिखने का जो कौशल का शिक्षण जो है वह कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 7वां क्वेश्चन है कि मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो फ्रेंड्स मातृभाषा शिक्षण के लिए अपन मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो अपन खेल पद्धति को जो है वह अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है 1 से 5, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी रहती है? तो वह होती है प्रश्नोत्तर विधि, जो है प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो फ्रेंड्स किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो वह समास विग्रह विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वह भावानुभावन जो है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है कि वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है। तो फ्रेंड्स वर्णात्मक कविता जो है शिक्षण की सही विधि है। तो किस प्रकार से अपन तुलना कर सकते हैं? तो वह शब्दार्थ प्रणाली में जो है वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है। तो किसमें है? तो वह शब्दार्थ प्रणाली में जो है सबसे सही विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है कि कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली क्या होती है? तो वह गीत व अभिनय प्रणाली जो है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली में से एक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? पहला ऑप्शन है भाषा को बोलना सिखाने के लिए, दूसरा भाषा के शुद्ध प्रयोगों के लिए, तीसरा भाषा को बोलना सिखाने के लिए, चौथा है भाषा को समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है? तो फ्रेंड्स व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए जो है व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है कि डाल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स डाल्टन जो योजना शिक्षण पद्धति है वह किस स्तर के बच्चों के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो वह है माध्यमिक स्तर। जो माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है। तो फ्रेंड्स किसने किया है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन? तो फ्रेंड्स वह किलपैट्रिक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया तो किसने किया? तो फ्रेंड्स वह मोंटेसरी ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है कि खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है, खेलों द्वारा जो है जिस भाषा का पक्ष शिक्षण जो है किया जा सकता है वह है। तो कौन सा पक्ष का हम कर सकते हैं खेलों द्वारा? तो वह होता है मौखिक भाषा का। मौखिक भाषा का जो है खेलों द्वारा हम प्रमुख रूप से जो है शिक्षण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है कि अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो फ्रेंड्स कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो वह खेल विधि जो होती है वह सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है कि इकाई योजना आधारित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इकाई योजना आधारित कौन नहीं होती? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है जो इकाई योजना आधारित नहीं होती है? तो वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो होती है वह इकाई योजना आधारित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो फ्रेंड्स हिंदी में जो मूल्यांकन किया जाता है उसका प्रयोजन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा है लिपि का सही ज्ञान होना। फ्रेंड्स हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है? तो उसका प्रयोजन होता है अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो फ्रेंड्स किस सोपान से पता चलता है उसे कि उसे क्या पढ़ना है? तो वह है प्रस्तावना से। प्रस्तावना से पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ना है।
22 क्वेश्चन है कि निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है, तो कौन सा जो है आधारभूत कौशल नहीं है, तो वह है विचार करना। विचार करना जो होता है वह भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। तो क्या क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, ये जो होते हैं यह भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड की पंचपदी का पद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स पुनरावृत्ति जो है हार्वर्ड की पंचपदी का पद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक जो है वह कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो वह है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि जो होती है वह कविता शिक्षण की विधि नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, तो फ्रेंड्स भाषा संसर्ग विधि किस लिए उपयोगी होती है, तो फ्रेंड्स यह जो है व्याकरण में जो है भाषा संसर्ग विधि जो है उपयोगी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं, तो वह कौन सा वाचन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह है मौन वाचन। मौन वाचन जो है वह गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, तो फ्रेंड्स दल शिक्षण में जो है शिक्षकों की संख्या होती है वह 1 से अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है कि कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई, तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था कि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई वह कौन सी विधि है, तो फ्रेंड्स वह विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि जो है संस्कृत से हिंदी में आई, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं, आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, शिक्षक द्वारा पुस्तक जो लेकर वाचन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं, तो अपन को काय में टिक करके आना है, आदर्श वाचन उसे कहते हैं। 30 क्वेश्चन है कि वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है, तो फ्रेंड्स अध्यापक की देखरेख में वह अपना संपूर्ण कार्य कर रहा है, तो वह विधि को हम क्या कहते हैं, तो उस विधि को हम पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये पूरा किए पूरे 90 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब आपको अगर किसी भी विषय की पीडीएफ चाहिए तो आप 7999447981 नंबर पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ पा सकते हैं, आपको फ्री एंड कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।